किया जिनका मेन टॉपिक था कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस के ऊपर जो है उन्होंने स्टडी करी है। सेकंड है हमारा फंक्शनलिज्म। इसको हमने ज्यादा डिटेल में नहीं करा था, इसमें हमने सिर्फ जो है वो आपका फंक्शनलिज्म ही पढ़ा था कि होता क्या है। अब जो इनके प्रमोटर रहे हैं जैसे कि विलियम जेम्स थे, उन्होंने मेन आइडिया दिया था जो फंक्शनलिज्म टर्म है। अब ये जो आप लोगों को अगर इसमें भी कंफ्यूजन होती हो कि ये मेन प्रमोटर सारे लिखे होते हैं, लेकिन जैसे अंडरलाइन मैंने जिनको किया है, तो ये लोग ऐसे नहीं थे कि ये आए तभी फंक्शनलिज्म आया। फंक्शनलिज्म के बारे में अगर कोई थ्योरी थी, कोई थॉट था, तो वो बाकी लोगों ने भी दिया। अब जैसे इसको मैं आपको साइंस से इस एक एग्जांपल लेके इस बात को समझाती हूँ। अब जैसे देखो ना, विटामिन की खोज हुई, तो विटामिन जो टर्म है वो बाद में आई है। मतलब जो आपका मेन कि विटामिन होते हैं, ये कैसिमिर फंक ने बाद में बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले विटामिन जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ऐसा ही हमारी साइकोलॉजी में भी है कि अब जैसे आपने बिहेवियरिज्म पढ़ा, अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बिहेवियरिज्म के मेन फाउंडर हैं, जिनके आज हम पढ़ेंगे, जेबी वॉटसन, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जेबी वॉटसन ने जब बिहेवियरिज्म टर्म दी, ठीक है, तो उससे पहले ही थॉर्नडाइक और पेवलव वगैरह अपने बिहेवियरिज्म की थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट दे चुके थे। तो इसका ये नहीं है कि इन्होंने वर्ड दिया तब थ्योरियां फिर बाद में आने लगी, ऐसा नहीं था। सब जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट, अपने साइकोलॉजी के ऊपर जितनी भी मतलब उन्होंने स्टडी करनी थी, फिर अपने अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए। फिर लास्ट में जब हम आज जो है उनके कंटेंट को पूरा हमें रिप्रेजेंट किया जाता है और हमें किताब में पढ़ाया जाता है, तो फिर उसके बाद उन सारे काम को इकट्ठा किया गया और फिर जो है वो हमें लास्ट में कंक्लूड किया गया था कि थॉर्नडाइक जो है वो व्यवहारवादी हैं। थॉर्नडाइक ने खुद नहीं कहा है कि वो व्यवहारवादी हैं। इवन उस टाइम तो ये टर्म भी नहीं आई थी बिहेवियरिज्म। मैक्सिमम लोगों को अब ये कंफ्यूजन अगर होगा तो ये आप क्लियर कर लें, क्योंकि जब हम भी पढ़ते तो हमें भी होता था कि ये टाइम पहले आया, हो सकता है कि थॉर्नडाइक ने जेबी वॉटसन को जो है वो उनकी थ्योरी को ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इन सब ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो है वो चीजों को एक्सप्लेन किया, और फिर लास्ट में जाके जो है वो आपके पास एक तरह से एक बुक में जो है फिर इनको मतलब जैसे ऑर्गेनाइज किया गया और फिर बताया गया कि ये व्यवहारवादी हैं। क्योंकि फिर बाद में जैसे किया गया तो सबका एक ही लास्ट में रिजल्ट निकला कि इन सब ने जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर काम किया है, तो इनको जो है वो बिहेवियरिज्म में डाल दिया गया। तो जो बिहेवियरिज्म मेन टर्म है, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि अगर बिहेवियरिज्म की बात की जाएगी, कि अगर बिहेवियरिज्म के मेन फाउंडर यानी जिन्होंने ये वर्ड दिया था वो थे आपके जेबी वॉटसन, जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ये फंक्शनलिज्म में अब जैसे विलियम जेम्स हो गए, जॉन डीवे हो गए, कैटल हो गए, तो इन्होंने हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे मेथड, अब देखो हमारे जब आप साइकोलॉजी को पढ़ते हो तो उसमें आप मेथड भी पढ़ते हो, अप्रोचेस भी पढ़ते हो और थ्योरीज भी पढ़ते हो, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो फंक्शनलिज्म है ये पूरा हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी की जो अप्रोच है, और जैसे आपके एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अगर मैं बोलूं तो उनमें जिन्होंने इनकल्शन का जो है वो दिया है ना, तो इस तरह के जो है ये सारे उनमें जो है इन सब का कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए हम इन सब के जो मतलब जो मेन अप्रोचेज है, मेथड है, उनको हम लास्ट में करेंगे। क्लियर? सो ये फंक्शनलिज्म अभी मैंने छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरिज्म, जिसमें हमने इवान पेवलव पढ़ चुके हैं हम, कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने डॉग के ऊपर किया था। फिर थॉर्नडाइक हैं, तो थॉर्नडाइक के बारे में भी हमने पढ़ा कि इन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया है। और बीएफ स्किनर का भी हमने अभी जो है स्टडी करा है कि इन्होंने जो है वो चूहे के ऊपर जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब लेकिन ये सारे इन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, अपनी थ्योरीज दी, ठीक है। इसमें एक है आपके स्किनर, जिन्होंने
थॉर्नडाइक की जो स्टडी थी, थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर ही अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। बट अब आते हैं जेबी वॉटसन के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने जब भी आप कभी भी रिवीजन पे जाओ, ठीक है, रिवीजन करने लगो, तो ये जो आपके 5 स्कूल्स हैं, आपने ये ध्यान में रखने हैं कि आपके ये 5 स्कूल बिल्कुल जो है वो एग्जाम के लिए, मतलब यानी जब भी आप टेस्ट आए टीजीटी का, तो उससे पहले आपके पास ये तैयार होने चाहिए। इनके जो मेन प्रमोटर हैं, इनका जो टॉपिक है, तो ये सारा जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इससे आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ने में, इवन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलते हैं। तो जैसे देखो साइको एनालिसिस है, इसको भी हम अभी करेंगे। सिगमंड फ्रायड, आपको पता है कि इन्होंने बहुत जो है वो अनकॉन्शियस पे बहुत सारी टिप्पणियां दी हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इनको भी करेंगे अभी। तो आज जो है जो हमारा टॉपिक है करंट, उसको कर लेते हैं। आवाज क्लियर है ना सबको? सो फर्स्ट इज जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये हम आज से पहले मतलब जितने भी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं, ये सभी का एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपने ये जरूर पढ़ना है कि जो भी आपके नाम यहाँ पे आ रहे हैं वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे। तो आपने, हालांकि अभी जितने भी आप पढ़ोगे, चाहे ईबी टीचनर हो गए आपके या थॉर्नडाइक हो गए, ठीक है, ये हमारे अमेरिका से ही थे, तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जेबी वॉटसन भी। तो ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाओ तो एक पेपर लगा लो, ठीक है, और उसके ऊपर सिर्फ नाम, आपके कंट्री के नाम लिख लो कि अमेरिका, रशियन, जिन जिन के मतलब जो ज्यादातर है हमारे साइकोलॉजी में, जर्मनी, और आपका जैसे रशियन मैंने बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ के जो है वो सबसे ज्यादा थे। तो इसलिए आपने फिर एक लिस्ट बना लेनी है, जिससे आपको फिर प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा कि कौन कहाँ के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। सो इनका जो पूरा टाइम पीरियड रहा है, दैट इज फ्रॉम 1878 से 1958 में। 1878 से 1958 तक जो है वो जेबी वॉटसन का टाइम पीरियड रहा है, यानी इनका जो बर्थ है वो 1878 में हुआ है और इनकी जो डेथ है वो 1958 में हुई थी। इनके बारे में इम्पोर्टेंट, आपने आगे जितनी मर्जी स्लाइड आ जाए, लेकिन अगर आपने ये जो फ्रंट स्लाइड है आपकी, यानी ये जो बिल्कुल ये वाला, अगर आपने अच्छे से अपने दिमाग में छपा लिया पूरा अच्छे से, तो आप इनके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी जिन्होंने जो है पूरा बिहेवियरिज्म टर्म दी, क्योंकि फादर तो वही होते हैं ना जिन्होंने नाम दिया, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म के जो फादर हैं वो जेबी वॉटसन को कहा गया। इन्होंने अपनी डेफिनेशन जो दी थी, तो इन्होंने उसमें भी डायरेक्ट कह दिया था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, यानी जो एनवायरनमेंट के साथ हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है, और ह्यूमन का अपने आप में जो रिलेशनशिप है, ये सारा जो है वो आपका साइकोलॉजी है। इसकी जो स्टडी है वो साइकोलॉजी है। तो ये शुरू में जब आपका बिल्कुल फ्रंट इंट्रोडक्शन जो है हुई थी जब साइकोलॉजी की, तो उसमें भी आपको जेबी वॉटसन की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। सो अब ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये भी, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको जो है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। अब क्योंकि आप आगे बढ़ो उससे पहले मैं कुछ मिथ हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम बाकी जगह भी एक बार जो है वो चेक करने के लिए मतलब देखते हैं, तो अलग अलग साइट में बहुत आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। लेकिन जो इनका एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था उसमें बहुत जो है फिर बाद में ये क्लियर कर दिया गया था। तो ये जो जेबी वॉटसन का लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट है अपने टाइम का, ठीक है। मतलब आपको बाद में जाके पता चलेगा कि ये कितना मतलब अगेन हमारे हिसाब से भी जो है अगर मैं बोलूं तो ये थोड़ा नेगेटिव ही था। तो बाद में इन्होंने भी फिर एडमिट कर लिया था कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, यानी इन्होंने जो कंडीशनिंग पे काम किया था, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। और आज के टाइम में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं ड्यू टू नॉर्म्स, ठीक है। सो
बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। तो कई जगह पे आपको ऐसे मिलेगा कि इन्होंने जो है वो जिस बच्चे पे ये एक्सपेरिमेंट किया था वो बाद में उसकी डेथ हो गई थी, तो उसमें कुछ फोबिया का कोई ट्रेट आ गया था। मतलब इस तरह से बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव बातें जो हैं वो इनके बारे में कही थी। बट हमें उनसे कोई लेना-देना नहीं है। हमें मेन जो है, जो हमें प्रॉपर एक जैसे जो आर्टिकल है वहाँ से मिला है इनके बारे में, तो वही मैं आपको बताऊँगी। बाकी चीजें वैसे भी एग्जाम में नहीं आने वाली हैं, तो इसलिए अगर आपने कभी भी इनका पढ़ना होगा एक्सपेरिमेंट का, तो सिर्फ आपने याद रखना है कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? सो ये जो एल्बर्ट है, ये भी इनके एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने चाइल्ड जिस पे ये परफॉर्म किया था, उसको नाम दिया गया था एल्बर्ट। हालांकि ये कोई मतलब नोन नहीं है, और बाद में जो है ये कहीं पे भी ये नहीं हुआ है कि इन्होंने किस बच्चे पे जो है वो ये परफॉर्मेंस की थी। बस ऐसा बताया जाता है कि जिस बिल्डिंग में ये रहते थे वहां की ही एक नर्स थी जिसके बच्चे पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैंने फिर कहा कि ये बाकी चीजें आपने बिल्कुल भी मतलब इसको ध्यान नहीं रखना है, ये बिल्कुल इग्नोर करनी है। आपने बस याद रखना है कि जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो एक बच्चे पे किया गया था जिसका नाम इन्होंने एल्बर्ट रखा था। ठीक है, तो इसलिए फिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो माना गया। लिटिल क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटे बच्चे पे जो है वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म करा था। एंड ही यूज्ड फियर एज अ मेथड ऑफ डीकंडीशनिंग। अब जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि आपका ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट था, ये कंट्रोवर्शियल इसलिए ही था क्योंकि इन्होंने क्या किया कि डीकंडीशनिंग के लिए जो है फियर मेथड को यूज किया। अब देखो, कंडीशनिंग आपने पढ़ी है, आपने पढ़ा ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपने पढ़ी क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें कंडीशन यानी शर्त हम एक तरह से बोल सकते हैं। जैसे पेवलव के द्वारा जो है वो अपने जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डॉग के ऊपर, तो उन्होंने उसको अनकंडीशन स्टिमुलस दिया, फिर कंडीशनड स्टिमुलस दिया। तो ये टर्म वैसे ही हमारे लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कंडीशन होता है किसी चीज से अटैच करना, तो डी कंडीशनिंग क्या हो गया कि उस चीज को हटाना। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि किसी, अब जैसे मान लो डी कंडीशनिंग आजकल भी हम यूज करते हैं, जैसे किसी की आदत को हटाना है। ठीक है, किसी की आदत को कम करना है, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए जो चीजें यूज करते हैं उनको हम कहते हैं डी कंडीशनिंग। तो अब अगर मैं बात करूं तो आजकल अगर मान लो आपने बच्चे की कोई चीज जो है, किसी चीज को रिड्यूस करना है, तो आप उसको प्यार से भी कर सकते हो। यानी डीकंडीशनिंग के लिए बहुत सारी जो है वो अप्रोचेस की जा सकती थी, लेकिन जो जेबी वॉटसन थे उन्होंने फियर को चुना। उन्होंने जो है वो फियर को जो है वो डीकंडीशनिंग का मेथड जो है वो चुना। तो ये जो तीन आपको हाईलाइटेड टर्म दिख रही हैं, ठीक है, ये आपकी अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टर्म्स हैं। पहला जो कि आपको पता लग गया होगा, ठीक है, कि पहला जो है वो आपका है कि ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। दूसरा कि लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने परफॉर्म किया, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। एंड थर्ड वन इज कि इन्होंने जो है फियर यूज किया एज अ मेथड ऑफ डीकंडीशनिंग। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको हिंदी में मिल जाएगा। अब आता है कि वॉटसन का बिहेवियरिज्म यानी वॉटसन का व्यवहारवाद क्या कहता है। तो जेबी वॉटसन, जॉन बी वॉटसन है, 1878 से 1958 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द रिसर्च फाइंडिंग ऑफ पेवलव इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आपको यहाँ से देखो, अब आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई। थॉर्नडाइक जो है उनका समर्थन किया स्किनर ने, लेकिन बिहेवियरिज्म की अगर मैं बात करूं, अब जैसे बिहेवियरिज्म है, क्लियर, तो इसमें क्या हुआ कि जो जेबी वॉटसन है इन्होंने किसको यूज किया सबसे पहले, इन्होंने जो है वो पेवलव की जो फाइंडिंग थी, यानी जो पेवलव के आइडिया थे, पेवलव का अपने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, उसको जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले जो है वो इन्होंने मतलब रिप्रेजेंट किया था।
आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि पेवलव के जो रिसर्च थी या उनके जितने भी मतलब आइडियाज थे पेवलव के, जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब याद होगा आपको कि उन्होंने बेल यूज की थी, फिर खाना नहीं दिया था, लास्ट में बेल ही जो है वो बजाते थे, तो तब भी वो डॉग जो है वो सेलिब्रेट करता था। तो वैसा ही जो है इन्होंने भी अपनी, वॉटसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने भी जो आपकी पेवलव की फाइंडिंग्स थी उन्हीं को यूज किया। और कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये जो है अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रहे हैं। अब मुझे बताएंगे आप कि पेवलव कहाँ के थे? अच्छा जी, मैं पूछती हूँ डॉक्टर मोनिका, आज आप हैं क्लास में? प्रवीणा जी, आवाज आ रही है मेरी? आप माइक ऑन कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। आप मेरी क्लास में चुप रहते हैं या फिर? हाँ जी बोलिए। मैम जर्मनी के। नहीं, कोई और? मैम रशियन। मैम अमेरिका। मैम रशियन। अमेरिका नहीं थे, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। ठीक है, पेवलव जो हैं वो आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। काइंडली मैंने आपको इतनी बार बोल दिया कि चीजें पढ़ लो टाइम से, ठीक है। रशियन सोवियत, और ये जो है अपने टाइम के न्यूरोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे। बाद में मतलब इन्होंने फिर स्टडी किया, फिर जो है ये साइकोलॉजिस्ट मतलब हम इनको कहते हैं, जब इन्होंने अपनी थ्योरीज दे दी। तो ध्यान रखना, गलत याद मत करना। अमेरिका के अभी तक हमने दो तीन ही पढ़े हैं। एक आपके थॉर्नडाइक हो गए, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा हो गए, और आपके जो है वो, सॉरी अल्बर्ट बंडूरा नहीं, स्किनर, ठीक है, और ईबी टिश्नर, ये जो है वो आपके अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं। थॉर्नडाइक, ईबी टिश्नर और तीसरे स्किनर, स्किनर। ठीक है, हाँ जी। और अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे? अब नाम ही आ गया उनका, तो भी कल ही हमने पढ़ा है कि अल्बर्ट बंडूरा मैम अल, कनाडा हाँ अमेरिका। जी, हाँ जी, कैनेडियन अमेरिका, मतलब वो कनाडा और अमेरिका में दोनों का, उन दोनों में रहा है। तो कैनेडियन अमेरिका साइकोलॉजिस्ट जो है वो अल्बर्ट बंडूरा रहे हैं। अभी जैसे याद आ गया था मुझे भी कि था अमेरिकन, बट कैनेडियन अमेरिकन जो है वो अल्बर्ट बंडूरा का प्रेफरेंस दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा, वॉटसन स्टार्टेड बिलीविंग दैट लर्निंग वाज अ प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस। अब आपने ये सारी टर्म्स जो हैं, अब आप यहाँ पे तो ये पढ़ रहे हैं कि पेवलव को जो है उन्होंने मतलब पेवलव की रिसर्च फाइंडिंग को जो है वो प्रमोट किया। और अगर आपसे बाय चांस ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पेवलव की थ्योरी को बिहेवियरिज्म के साथ किसने जोड़ा, तो वो भी जो है आपके जेबी वॉटसन ने लिंक किया है। पेवलव ने खुद नहीं किया था कि मतलब व्यवहारवादी, मैंने पहले ही कहा कि इन लोगों ने नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जब अपनी थ्योरीज दे दी उसके बाद जो है जेबी वॉटसन आए हैं बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट लेके। सो इन्होंने फिर उनकी थ्योरीज को अपनी जो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके साथ लिंक किया। लेकिन अब जब आप जेबी वॉटसन के बारे में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे स्किनर का जो रिफ्लेक्सेस का है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो पेवलव ने कंडीशनिंग दी, और मतलब बेसिकली अब यहाँ पे मैं क्यों जो है थॉर्नडाइक को रिलेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनका था अलग ही, उनका था ट्रायल एंड एरर, ठीक है। बट जो स्किनर और पेवलव थे उन दोनों की ही थ्योरी में कंडीशनिंग थी, तो इसलिए इनके जो ज्यादातर आइडियाज हैं वो स्किनर और जो आपके पेवलव है उनके थॉट से ज्यादा जो है वो लिंक हुआ। और क्योंकि स्किनर जो है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी से लिंक्ड अप थे, तो इसलिए जो है फिर थॉर्नडाइक को भी बिहेवियरिज्म में, क्यों? क्योंकि स्टिमुलस रिस्पांस था ना, तो अब स्टिमुलस रिस्पांस का तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट थॉर्नडाइक ने ही दिया था, तो इसलिए फिर जो है इनको एक ही सेट में डाल दिया जो कि हमारा है बिहेवियरिज्म। सो वॉटसन ने जो है फिर ये बाद में जैसे वो उन्होंने पूरा मतलब स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर ये जो है बिलीव करना शुरू हो गए कि जो कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस है
रिफ्लेक्सेस यानी रिस्पॉन्स, जो हम जो है जैसे कोई भी आपका आप हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्स होता है जो आपका एक ऑटोनॉमस या फिर हम बोल सकते हैं एक इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, बट यहाँ पे कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस कहा गया है, इनवॉलेंटरी नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया है, कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस, यानी कंडीशन देने के बाद जो प्रक्रिया, जो रिस्पॉन्स है उनका, उसके द्वारा जो है वो लर्निंग होती है। यानी जो ये कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस से हम सीखते हैं, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड थ्रू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन स्टिमुलस फॉर अनदर। और फिर दूसरा क्या कहा इन्होंने कि जो मतलब आपके कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस तो हैं, लेकिन अब इन्होंने एक ही स्टिमुलस के ऊपर नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा कि एक स्टिमुलस का दूसरे स्टिमुलस पे, फिर उसके बाद जो है जो मतलब आपका एक कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस होती हैं, उनका सीखना जो है, यही आपकी प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। तो ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये थ्योरी अपने आप पढ़ चुके हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग के विचार आपने पढ़े, क्लासिकल कंडीशनिंग के पढ़े, तो जेबी वॉटसन का थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि आपको मतलब कंफ्यूजन पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि पहले उन दोनों की अच्छे से पढ़ लेनी है, फिर बाद में आपने जो है इनका लिंक करना है कि इन्होंने क्या कहा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने तो पूरा फिर बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये तो सभी का थोड़ा थोड़ा तो अपने मतलब डालेंगे, तभी तो फिर पूरा बिहेवियरिज्म का एक पूरा सेक्ट जो है वो बाद में आया। सो इन्होंने जैसे ये मानना शुरू कर दिया था कि जो सीखना होता है वो जो लर्निंग होती है हमारी, वो एक स्टिमुलस के स्थान पर दूसरे स्टिमुलस के माध्यम से जो भी आप कंडीशनिंग प्रतिक्रिया करते हो उसकी एक प्रोसेस है। जैसे पेवलव ने किया था कि पहले उन्होंने एक नेचुरल स्टिमुलस दिया, अनकंडीशन स्टिमुलस दिया, जो कि था आपका मीट पाउडर, ठीक है। मीट पाउडर दिया पहले कुत्ते को, तो जैसे उसको भूख लगी थी तो उसने क्या किया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी मतलब सिंपल सा है कि आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना दे दो तो आप ऑटोमेटिक जो है उसको रिस्पॉन्ड करोगे। तो वैसा ही कुत्ते ने जो है, जैसे ही उसको खाने की स्मेल आई तो उसने जो है ऑटोमेटिक जो है उसके क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, इनवॉलेंटरी एक्शन जो है वो उसने रिस्पॉन्स में दे दिया और स्लाइवा सीक्रेट हो गया। लेकिन बाद में क्या किया फिर उन्होंने कि जैसे पहले वो घंटी बजाते थे, फिर वो खाना देते थे, तो लास्ट में उन्होंने सिर्फ बेल बजाई और जो खाना था वो नहीं दिया। अब लेकिन जो डॉग था वो बार बार जो मतलब एक्सपेरिमेंट उस पे हो रहा था, तो उससे उसने बाद में बेल को रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, ना कि खाने को। यानी खाना भी नहीं आता था फिर भी वो रिस्पॉन्स करता था। तो वैसा ही वॉटसन ने भी कहा कि एक स्टिमुलस से के स्थान पर अगर हम दूसरा स्टिमुलस भी यूज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रही है, यानी अब यहाँ पे आ गई कि जो कंडीशनिंग प्रतिक्रिया है, जो रिफ्लेक्सेस पे आपका चेंज आ रहा है कि पहले आप अनकंडीशन स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते थे और अब उसके बाद क्या किया, कंडीशन स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, यही आपकी लर्निंग प्रोसेस होती है। तो इसीलिए फिर इन्होंने जो है बच्चे पे एक्सपेरिमेंट जो है वो किया। सो अकॉर्डिंग टू हिम, humans are born with few reflexes and emotional reactions। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो जो है आपका born with फ्यू रिफ्लेक्सेस। अब सारे हम इनवॉलेंटरी एक्शंस हमारे नहीं होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे को अगर एकदम से हीट लगती है तो उसको थोड़ी पता हाथ हटाना है, मतलब हटाएगा वो पर रोएगा, है ना। तो इस तरह से इन्होंने क्या कहे, क्योंकि ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखने हैं कि कौन से रिफ्लेक्सेस और इमोशन रिएक्शंस है। पहला है आपका डर, दूसरा है लव और तीसरा है गुस्सा। कि इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन होते हैं आर बोर्न विद फ्यू रिफ्लेक्सेस एंड इमोशनल रिएक्शंस, फियर, लव और रेज, ठीक है। रेज होता है गुस्सा। कि ये जो तीन इमोशनल रिएक्शंस या फिर हम इनको रिफ्लेक्सेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको पेन होती है तब भी वो रोता है, उसको भूख लगती है तब भी वो रोता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये तीन फैक्टर जो हैं वो उसमें, यानी ये तीन इमोशनल रिएक्शंस जो हैं वो बच्चे में जन्म के साथ ही होते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर,
और फिर बाद में जो ह्यूमन बिहेवियर है इज एस्टेब्लिश्ड बाय बिल्डिंग न्यू एसआर कनेक्शंस, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस थ्रू कंडीशनिंग। तो पहला क्या कहा कि जो ह्यूमन है वो फियर, लव और रेज, इन तीन जो है वो मेन इमोशनल रिएक्शंस के साथ पैदा होता है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है वो जो है आपका एसआर कनेक्शंस, जो भी मतलब आप कंडीशन देते हो, फिर उसके बाद जो आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड रहता है, उन कंडीशनिंग पे जो है वो डिपेंड करता है और उन्हीं से जो है वो एस्टेब्लिश होता है। जॉन वॉटसन, अब जैसे आपने शुरू में स्लाइड पढ़ी कि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है फियर जो है वो यूज किया एज अ मेथड ऑफ डीकंडीशनिंग, कि अगर आपने किसी को डीकंडीशन करना है तो आप कैसे, इन्होंने फियर पे, हो सकता था ये लव पे करते, रेस पे करते, बट इन्होंने फिर भी किस पे किया, इन्होंने जो है वो फियर को जो है वो यूज किया डीकंडीशनिंग के लिए। तो क्लियर है यहां तक आपको? चलते हैं आगे। अब आता है आपका, जो हम अब शुरू से देखो, जो टर्म आप बार बार पढ़ रहे हो, अब जैसे आपने अल्बर्ट बंडूरा के टाइम जो है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेटिंग बहुत बार पढ़ा, तो ऐसे ही आपने जब भी आप अपना नोट्स भी बनाते हो, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं जो है वो जो भी उनका मेन आइडिया होता है उसको बार बार लिखना होता है। उससे क्या होता है कि हम अच्छे से जो है वो चीजों को ग्रैब कर लेते हैं और फिर हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। सो जेबी वॉटसन वाज अ पायनियरिंग साइकोलॉजिस्ट हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग बिहेवियरिज्म। तो हमें पता लग गया कि ये बहुत ही जाने माने जो है पायनियरिंग जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बिहेवियरिज्म का जो है वो रोल डेवलपमेंट में बताया और उसको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एम्फेसाइज किया, ठीक है। He believed that psychology should primarily be scientific observable behavior. अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है, प्राइमरली भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है ये, ठीक है। वैज्ञानिक तरह से जो हम मतलब वैज्ञानिक अवलोकन होता है ना, ऑब्जर्व करना, तो इस तरह का जो है वो व्यवहार है हमारी साइकोलॉजी। जैसे इनकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ या फिर साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज रिसर्च ऑन द कंडीशनिंग प्रोसेस। और फिर इनकी जो मतलब ये आज भी जिसके लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अपनी कंडीशनिंग प्रोसेस के लिए, जिनमें इन्होंने ज्यादा जो है वो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, और उससे भी ज्यादा जो इनके मेन थे वो था पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है, ही एम्फेसाइज्ड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि इन्होंने जो है सबसे ज्यादा किस उद्देश्य पर, यानी इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। एनालिसिस ऑफ बिहेवियर पे इन्होंने जो है बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। अब ये जो आपकी हाईलाइटेड टर्म है इनको आपने की डाउन करना है, और मतलब आपको देखो और कोई चीज आप करो ना करो, पर ये जो बीच बीच में चीजें लिखी गई हैं, जैसे उनका जो मेन था, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है वो फियर, लव और आपका जैसे तीन इन्होंने बताया, ठीक है, कि फियर, लव और रेज, कि इन तीनों इमोशनल रिएक्शन के साथ जो है वो पैदा होते हैं, जिसमें से इन्होंने अपनी कंडीशनिंग प्रोसेस में फियर को जो है वो डीकंडीशनिंग का मेथड, मतलब एज अ मेथड ऑफ डीकंडीशनिंग यूज किया। और दूसरी बात, इनका जो ऑब्जेक्टिव रहा वो क्या रहा, एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर को जो एनालाइज करते हैं थ्रू कंडीशनिंग, वो जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। He advocated that behavior is largely governed by the association between stimulus and response. अब ले आए ना ये थॉर्नडाइक का, तो इन्होंने ये भी कहा कि जो बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा जो गवर्न किया जाता है बाय द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। क्योंकि देखो अब अनकंडीशन, अगेन अनकंडीशनड
वर्ड तो आ गया कि कंडीशन और अनकंडीशन, बट दे तो रहे हैं ना उनको, तो जो उनको दिया जाता है वो होता है स्टिमुलस, और जो उनका आगे से व्यवहार है वो उनका रिस्पॉन्स है। तो इसलिए इन्होंने भी ये मान लिया कि जो बिहेवियर है वो, जो आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन है, ठीक है, उसके द्वारा गवर्न किया जाता है, एंड द बिहेवियर कैन बी शेप्ड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन बाय मैनिपुलेटिंग दिस एसोसिएशन। कि और फिर क्या होता है कि आप इस, जो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है, अगर आप इसको फिर मैनिपुलेट करते हैं, जैसे थॉर्नडाइक था, उन्होंने सिर्फ स्टिमुलस दिया, रिस्पॉन्स आया, उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन जैसे पेवलव थे, उन्होंने भी कंडीशन दी, बट उन्होंने उसको जो है वो थोड़ा मैनिपुलेट करके जो है वो रिप्रेजेंट किया, कि जैसे पहले वो खाने को रिस्पॉन्स कर रहा था, और बाद में जो है वो उनकी दी हुई कंडीशनड स्टिमुलस यानी उनकी बेल, तो उसको जो है वो उसी को देख के या फिर उसी को जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो वैसे ही इन्होंने भी कहा कि जो बिहेवियर है उसको शेप किया जा सकता है एक डिजायर्ड डायरेक्शन में, यानी जैसा आप चाहते हो कि आपके बच्चे का रिस्पॉन्स वैसा हो। अगर अब टीचिंग में भी बात की जाए, ठीक है, तो हम भी जो है वो कंडीशनिंग यूज करते हैं। तो यही इन्होंने भी कहा कि अगर आपने किसी बच्चे का बिहेवियर किसी डिजायर्ड डायरेक्शन में चेंज करना हो, शेप करना हो, तो आप जो है इसी जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन है, इसको मैनिपुलेट करके वो चेंज कर सकते हैं। तो ये था। तो मेन आपने यहाँ से याद रखना है कि इन्होंने, इनका जो मेन उद्देश्य था, दैट इज योर एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट चलते हैं। He was the psychologist who revolutionized psychology in the early 20th century. अब जैसे आपके ये जो जेबी वॉटसन थे, अब इन्होंने क्या किया, जब मतलब जब ये बिहेवियरिज्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जब इन्होंने क्या किया कि आपके व्यवहारवाद को इंट्रोड्यूस किया 20वीं शताब्दी में, तो मतलब उस व्यवहारवाद के जो आपके कॉन्सेप्ट है उसने क्या कर दिया, एक तरह से एक क्रांति ला दी पूरे जितने भी मतलब उस टाइम के व्यूज थे। जो लोग कहते थे कि या मतलब जैसे अलग अलग व्यूज थे कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, यानी इससे पहले हमने पढ़ा है कि कॉन्शियसनेस में कहा गया कि विलियम वुंट ने कहा कि वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी आप जो है अपनी सेंसेशन से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से चीजों को सीखते हो। तो इस तरह के जो भी आपके पहले के थॉट बन रहे थे, या उस टाइम के जितने भी फिलोसोफर थे, उन्होंने जो फिलोसफीज दी, ठीक है, उनके मतलब उनके व्यूज को एक तरह से बोल सकते हैं कि अपोजिशन करने के लिए। तो क्या हुआ कि जब जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद लिया और अपने टाइम का, यानी जब 20th सेंचुरी में जब ये कॉन्सेप्ट आया था, तो ये अपने टाइम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जैसे आपके स्कूल ऑफ थॉट रहे अलग अलग, लेकिन जब ये वाला आया था बिहेवियरिज्म, जिसको आज भी बहुत माना जाता है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि जितनी भी हमारे आजकल की जितने भी मतलब हम मेथड यूज करते हैं, तो वो सारे जो है कहीं ना कहीं बिहेवियर को देख के ही जो है वो किए जाते हैं। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है वो क्रांति लेके आया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अ साइंटिफिक अप्रोच, और कैसी अप्रोच थी, क्योंकि ये जो बिहेवियरिज्म है ये एक तरह की वैज्ञानिक अप्रोच थी। इससे पहले अब जैसे देखो मैक्सिमम लोग कहते हैं आत्मा होती है, ऐसा होता है ना। लेकिन आज के टाइम में लोग कितना कंट्रोवर्शियल करते हैं कि ये जो चीज साइंस में नहीं है, मतलब अब लेकिन एक बात और है कि जो आपका जैसे साइकी है, यानी अगर मैं यहाँ पे आत्माओं की बात करूं, सोल की बात करूं, तो इसको एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको साइंस ने भी माना है, ठीक है। और चाहे चीजें हो ना हो, बट जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है उसको साइंस भी मानती है। सो तो ये जो है एक बिहेवियरिज्म कैसा था, एक साइंटिफिक अप्रोच थी दैट फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इंस्टेड ऑफ इंटरनल थॉट्स। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वो किसको देता है प्रेफरेंस, आपकी अंतर्दृष्टि को। अब यहाँ अंतर्दृष्टि टर्म नहीं यूज करूंगी, नहीं तो फिर आप कोहलर के टाइम में चले जाओगे। तो यहाँ पे जो है आपने याद रखना है कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस होती है वो इंट्रोस्पेक्शन,
टर्म रहेगी इंट्रोस्पेक्शन। ओके, जो हम अपनी मतलब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, फिर चिंतन करते हैं चीजों पे, जैसे आपने कोई चीज देखी फिर उसको हम एनालाइज करेंगे, है ना, फिर उसको अपने Ma'am, you are not audible. में भी मतलब आपके जितने भी मैम आपकी मतलब वॉइस नहीं आ रही थी। कहाँ पे चली गई? एक तो सारे माइक ऑन करके एकदम बीच में मैसेज कर दिया करो। इंट्रोस्पेक्शन था। ओहो, अच्छा ओके, मतलब अभी गई, मेरे को लगा पूरी स्लाइड पढ़ा दी जी उसके जी। बाद चलेगी। ठीक है, नो नो मैम, बस इंट्रोस्पेक्शन पे पहुंचे थे आप वहीं। ओके ओके। तो मैं कह रही थी कि जैसे आपका कॉन्शियसनेस होता है ना, कॉन्शियसनेस में जो है वो इंट्रोस्पेक्शन पढ़ा जाता है, यानी जो आपके अपने ज्ञानेंद्रियों से आप ज्ञान प्राप्त करते हो फिर उसको अपने बिहेवियर में लाते हो, वो सारा था आपका स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर लेकिन जैसे ही बिहेवियरिज्म आया तो इसने क्या किया कि इन्होंने मतलब सीधा कह दिया कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे ज्यादा फोकस किया गया रादर देन कॉन्शियसनेस यानी आपके इंटरनल थॉट्स पे। और इनके जो वर्क है, जो आपका जेबी वॉटसन का काम था, इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जो भी एग्जिस्टिंग व्यूज थे लर्निंग को लेके, ठीक है, मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि एक तरह से क्रांति ही आ गई थी। और फिर जब बिहेवियरिज्म आया तो फिर बाकी किसी स्कूल या बाकी किसी कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं होती थी, क्योंकि इन्हीं के एक्सपेरिमेंट जो है वो आने लगे। अब जैसे देखो स्किनर है, स्किनर ने कितना बड़ा टेक्निकल जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, तो इस तरह से हुआ। और फिर बाद में जितनी भी बिहेवियरल साइकोलॉजी आई, यानी जितनी भी थ्योरीज बाद में बिहेवियरल साइकोलॉजी फील्ड में पढ़ी गई, उनके लिए इन्होंने फिर एक ग्राउंड वर्क जो है वो तैयार कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं कि एक बेसिक, हालांकि इनकी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था एक्सपेरिमेंट, बट जो इनकी थ्योरी थी यानी जो इनका कॉन्सेप्ट था बिहेवियरिज्म, यानी देखो व्यवहार, है ना, तो इसने जो है फिर जितने भी आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उनके लिए एक फिर फ्यूचर सेट कर दिया, यानी बेस दे दिया इन्होंने। तो इस तरह से जो है फिर इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारी ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर ऑफ लर्निंग है उसमें। सो नेक्स्ट है हमारा वॉटसन इज बेस्ट नोन। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट पे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से पहले कि इन्होंने क्या किया, किस पे काम किया, किसको इन्होंने फॉलो किया, इवन इन्होंने फॉलो नहीं किया था, बस इन्होंने क्या किया कि जब ये बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दे रहे थे तो उसमें इन्होंने पेवलव की जो थ्योरी थी, पेवलव की जो कंडीशन था उसको जो है इन्वॉल्व किया था अपने कॉन्सेप्ट में, और उसको अमेरिका में जो है वो रिप्रेजेंट किया था। सो वॉटसन इज बेस्ट नोन फॉर द कंट्रोवर्शियल, मैंने टर्म यहाँ पे भी यूज की है कि बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है एक्सपेरिमेंट था, दैट इज लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, in which he demonstrated that a child could be conditioned to fear a previously neutral stimulus। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जो आपका जैसे अब बच्चा जो है वो, इन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया, अब सिंपल सी थी, मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक बड़ा जो है वो सस्पेंस बना हुआ है। सो इन्होंने क्या किया था, एक बच्चे को जो है एक व्हाइट माउस दिया। ठीक है, पहले जो है उसको खेलने दिया उसके साथ ताकि वो अच्छे से उसके साथ फ्रेंडली हो जाए, फिर वो जो है डरता नहीं था उस चूहे से। लेकिन बाद में फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फियर कंडीशन दी। अब कंडीशन भी आप देखेंगे कि इन्होंने फियर के लिए क्या कंडीशन यूज की। तो इन्होंने बेसिकली फिर जो उसका पहले से न्यूट्रल स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस होता है जो बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, जैसे व्हाइट चूहा दिया, तो अब छोटे बच्चे को ऐसी कोई चीज दोगे, ठीक है, तो वो पहली बार डरेगा थोड़ी, जब उसको पता ही नहीं है कि फियर होता क्या है। और जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो जो बेबी था वो 11 मंथ का था, ओनली 11 महीने का बच्चा था जिसपे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब 11 महीने के बच्चे को अगर आप एक चूहा दोगे तो वो नहीं डरेगा, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने एक फियर फैक्टर जो है वो कंडीशन दे दी जिसकी वजह से फिर बाद में बच्चा जो है वो डरने लग गया था। सो हिज रिसर्च फर्दर रिवील्ड दैट दिस फियर कुड बी जनरलाइज्ड टू सिमिलर ऑब्जेक्ट।
अब क्या हुआ, और हम एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले ही मैं उसका रिजल्ट भी आपको बता रही हूँ, ताकि आपके माइंड में जब आप वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने जाओ तो आपको ये क्लियर रहे। कि पहला है कि उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया एक चाइल्ड को दैट कुड बी कंडीशन टू फियर अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। यानी जब कोई बच्चा है वो पहले जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसके लिए, ठीक है, उसके लिए जो है वो फियर कंडीशन देना उसको, तो इसके लिए इन्होंने जो है डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनके जो बाद में जब पूरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो उससे ये भी रिवील हुआ कि ये फियर उसी तक नहीं था, यानी वो बच्चा सिर्फ उस चूहे से नहीं डरता था, फिर वो उस चूहे जैसे दिखने वाली चीज जैसे खरगोश हो गया या फिर कोई उसी वाइट फर वाली कोई चीज है तो उससे जो है वो डरने लग गया। तो उसमें ना बेसिकली उन्होंने एक डर का फैक्टर जो है पैदा कर दिया, तो इसीलिए जो है इसको बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया। क्योंकि आप बच्चों को अब जैसे हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को करते रहते हैं कि अच्छा सो जाओ नहीं तो ये आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन बच्चों में इस तरह का फैक्टर कभी भी जो है वो डेवलप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर बाद में आप ही बोलने लगोगे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप कैसे उसमें फिर अच्छा जो है वो डेवलप करोगे जब आपने उसमें उसी चीज को लेके फियर जो है वो बना दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप जैसे चाइल्ड को पढ़ा रहे हो या घर पे पेरेंटिंग भी है, ठीक है, तो उसमें भी जो है आपको कभी भी बच्चे को एक तरह से नेगेटिवली ट्रेन नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखे भी होंगे आजकल सारे इंटरनेट पे जितनी भी है, क्योंकि आजकल का बच्चा जो है मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि अब जो है ऐसा टाइम आ गया है जिसमें एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप और एक पेरेंट और बेबी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा जो है मिसलीड हो रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो फैक्टर है वो यही पाया गया है कि जो पेरेंट और बच्चे के बीच का बॉन्ड है वो नहीं बन पाता, टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो है वो मिसलीड हो जाते हैं और आपकी सुनेंगे नहीं। तो इसीलिए जो है वो एक तरह से एक फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कि इनकी जो रिसर्च थी फिर इसने बाद में ये रिवील कर रहा था कि जो बच्चा है यानी कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, कि वो फिर अगर उनमें फियर फैक्टर आ गया तो वो उसी तरह की हर चीज से जो है वो फिर डरेगा। सो सच रिसर्च डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इमोशन कुड बी कंडीशनड। अब ये जो इनकी पूरी रिसर्च थी इससे ये बाद में डेमोन्स्ट्रेट हो गया, मतलब उससे ये पता चल गया कि जो इमोशंस होते हैं उनको भी कंडीशन किया जा सकता है। पहले तो था कि लर्निंग को ही जो है हम यानी हमने देखा था कि बिहेवियर हम मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन इससे जब इन्होंने जेबी वॉटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो इससे फिर ये सामने आया था कि जो इमोशंस है यानी किसी के इमोशन को भी जो है वो कंडीशनड किया जा सकता है, मतलब उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। विच हेल्प इन शेप अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। और इसका कहीं ना कहीं लेकिन अगर उसी डर को आप किसी पॉजिटिव वे के लिए कर रहे हो, ठीक है, तब तो सही है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं मतलब हम कहते हैं कि हाइट पे ऐसे आगे जाके मत खड़ो आप गिर जाओगे, अगर आप उसको उस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे यानी उस तरीके से आप डराओगे तो वो ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो है वो आपका फियर ही रहे, उसको फोबिया ना बनने दे। तो ये इसीलिए फिर इनका कंट्रोवर्शियल जो है वो रहा था। तो द एम ऑफ, अब यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि वॉटसन तो थे ही, वॉटसन का तो ये मेन एक्सपेरिमेंट था ही, बट इनके एक स्टूडेंट भी थे जब ये मतलब वॉटसन जो है पढ़ाते थे, ठीक है, तो इनके जो है स्टूडेंट भी रहे हैं रेनर। वैसे तो इनका पूरा नाम रोशल कुछ करके है पर आपने याद रखना है रेनर, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो वॉटसन और उनके स्टूडेंट रेनर जो है इन दोनों ने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था एंड वाज टू कंडीशन अ फोबिया इन एन इमोशनली स्टेबल चाइल्ड। और इनका जो एम था पहले, ठीक है, कि इनका एम क्या था कि एक जो इमोशनली स्टेबल बच्चा है यानी जिसको किसी से कोई मतलब जो बिल्कुल स्टेबिलिटी है जिसमें इमोशनली, ठीक है, तो उसमें जो है वो डर की भावना पैदा करना, तो ये जो है इनका मेन एम था।
सो नेक्स्ट इज फॉर दिस स्टडी। अब यहाँ पे ये मैंने बाकी चीजें हाईलाइट नहीं करी है। अब आप बोलोगे कि आपने तो शुरू में 11 मंथ का बोला और इधर तो 9 मंथ का बच्चा है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने जो है बिल्कुल इनका पहला एक्सपेरिमेंट नहीं था, ठीक है। इन्होंने किया उसी बच्चे पे, लेकिन सबसे पहले उस पे एक्सपेरिमेंट किया था जब वो 9 महीने का था। लेकिन उस टाइम पे उसको जो है कोई डर वाली भावना कुछ नहीं किया था। उसमें क्या किया था, द चाइल्ड, पहले तो ध्यान से समझ लेते हैं कि दे चूज अ 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट फ्रॉम अ हॉस्पिटल। ओके, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि एक जगह पे जो है इसकी स्टेटमेंट थी कि उन्होंने अपने बच्चे पे प्रयोग किया, बट ये गलत है, ठीक है। इन्होंने अपने बच्चे पे नहीं किया था, तो इसलिए 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट फ्रॉम अ हॉस्पिटल। द चाइल्ड वॉज रेफर टू एज एल्बर्ट, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि उस बच्चे को जो है इन्होंने क्या कहकर पुकारा, इन्होंने जो है उसको एल्बर्ट कह के जो है वो पुकारा था। तो एल्बर्ट था उस बच्चे का नाम। नाम तो उसका कुछ और था, बट उसको एल्बर्ट के नाम से फिर बाद में रेफर किया गया था। Watson followed the procedure which Ivan Pavlov had used in his experiment with the dogs। तो ये मैं जैसे आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि इन्होंने उसी का एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने फिर वही प्रोसीजर जो है फॉलो किया था जो इवान पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और बाद में हमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, तो उस पे जो है इन्होंने ये परफॉर्म किया है। मतलब वही प्रोसीजर जो है इन्होंने पूरा फॉलो किया था। आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ओके जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब बिफोर द एक्सपेरिमेंट अल्बर्ट वाज गिवन अ बैटरी ऑफ बेसलाइन इमोशनल टेस्ट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए जो है जरूरी है। तो पहले क्या किया कि जब वो 9 मंथ का था, तो उसको जो है उसका एक बेसलाइन इमोशनल टेस्ट, क्योंकि उनका मेन एम क्या था, जो इमोशनली स्टेबल बच्चा होगा उस पे फियर फैक्टर जो है वो कंडीशन करना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर बाद में इन्होंने मतलब डीकंडीशनिंग करनी थी उसकी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को पहले जब वो 9 महीने का था, तो उसको जो है ऐसे मतलब हर एक चीज दी खेलने के लिए, जैसे व्हाइट रैट दिया, ठीक है, एक रैबिट दे दिया, एक डॉग, मंकी, तो इस तरह के जो है उन्होंने बहुत सारी, और ज्यादातर जैसे देखो कॉटन वुल, ये कॉटन वुल आप क्यों याद रखो, क्योंकि इसमें भी बाद में फिर पूछा गया था कि वो किससे डरा था लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से रुई हो गई, वुल हो गई, ठीक है, या फिर बर्निंग न्यूज़पेपर, मतलब उसको बहुत सारे जो है वो स्टिमुलाई उन्होंने दिए। और अल्बर्ट शोड नो फियर, और अल्बर्ट ने जो है उन सबको देख के कोई भी एक सेकेंड रुकना तो उन्होंने जो है उसको देख के कोई भी जो उस बच्चे ने उनको देख के कोई भी जो है फियर शो नहीं किया। मतलब वो जैसे 9 मंथ का बच्चा था, उसके सामने चीजें रखी उसका इमोशनल टेस्ट करने के लिए, बट उसने उसके लिए कोई भी मतलब डर वाला जो है, क्योंकि वो बेसिकली डर वाला था ना, तो इसलिए उन्होंने उसने बच्चे ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन फिर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के लिए, अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुआ तो अल्बर्ट वाज 11 मंथ ओल्ड। अब प्रॉपर एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो बच्चा जो है वो 11 मंथ का था, ठीक है, एंड ही वाज पुट ऑन अ मैट्रेस ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ अ रूम। अब मैं आपको ये आप अपने आप से भी पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। लेकिन मैं इसको जो है आपको पूरा पूरा डायरेक्ट अब जैसे इमेज के साथ ही चीजों को समझाऊंगी, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, देखो इस तरह से, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है बच्चे को एक न्यूट्रल स्टिमुलस, इन्होंने जो है 6 स्टेप में अपना पूरा जो है, जैसे जो पेवलव थे उन्होंने आपके 4 स्टेप में खत्म किया, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, फिर कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। लेकिन जो आपके जेबी वॉटसन थे, इन्होंने जो है इसमें 6 स्टेप यूज किए हैं। तो जैसे सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, और स्टिमुलस में उन्होंने क्या यूज किया, व्हाइट रैट। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चे का नाम है एल्बर्ट, ओके, और उसको स्टिमुलस क्या दिया गया, व्हाइट रैट।
ठीक है, क्योंकि उसको 9 मंथ में भी दिया था, तो इसलिए बच्चा जो है उसके लिए वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी वो जैसे पहचानता था, तो उसने उससे उसके लिए कोई भी फियर शो नहीं किया। इवन वो क्या हुआ कि जैसे उसको मैट्रेस पे रखा था ना, तो वो जो है उस चूहे की तरफ जो है खेलने के लिए क्रॉल किया उसने, जैसे उसको खेलने के लिए जो है वो उसके पास जाने लगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही बच्चा जो है उस रैट को छूने लगा, ठीक है, मतलब जैसे उसके पास जो है वो खेलने के लिए गया और उसको जैसे ही छूने लगा, तो अब क्या किया, जो वॉटसन है उन्होंने एक स्टील बार पे, अब ध्यान रखना क्योंकि ये आपको मिल जाएगा जैसे हाईलाइट किया है, ठीक है, तो एक स्टील बार जो है वो ली और उसको जो है हथौड़े से पीटा, मतलब एक बहुत जो है लाउड नॉइस निकाली। अब जैसे ही बच्चे ने लाउड नॉइस निकाली, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उसका एक नेचुरल रिफ्लेक्स आएगा ना। अब उसने आवाज सुनी, बहुत ही लाउड थी, तो अब 11 महीने का बच्चा है तो डर ही जाएगा। और अब क्या हो गया, उससे वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गया, यानी वो रोने लग गया, ठीक है। और मतलब अगेन उसमें जो है वो फियर, अभी नहीं मैं बोलूंगी कि फियर फैक्टर, बट एक तरह से वो जो है अनईजी फील करने लग गया। अब क्या उन्होंने पहले सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, ठीक है, स्टिमुलस में उन्होंने व्हाइट रेट दिया, लेकिन कंडीशन क्या दी, अब देखो, आपने 3 चीजों में पढ़नी है ये चीज, कि पहले न्यूट्रल स्टिमुलस, लेकिन उसको कंडीशन कौन सी दी, अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था इसमें, स्टील बार पे हथौड़े से पीटना, और जो लाउड नॉइस है दैट इज योर यूसीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस। और फिर बच्चे का जो रिस्पॉन्स था वो नेचुरल रिफ्लेक्स था, ठीक है, वो आपका जो है उसका और किसी चीज से लेना देना नहीं था, उसका एक नेचुरल रिफ्लेक्स था कि उसको डर लगा, तो अब एकदम से जो है उसने क्या किया, एक मतलब अब यहाँ पे एक जो है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स उसने दिया, ठीक है, कि मतलब कोई कंडीशनिंग नहीं थी, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स अभी, क्योंकि उसको सिर्फ माना जाएगा कि अगर लाउड नॉइस है तो ऑब्वियसली वो रोता ही। फिर उसके बाद उन्होंने कंडीशनिंग जब वो करने लगे, अब जब वो कंडीशन देने लगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टिमुलस भी यूज किया, यानी चूहे को भी यूज किया, और साथ में जो है वो स्टील बार जो है उसको पीटना भी शुरू किया। अब जैसे ही बच्चा जो है बार बार, जैसे मतलब उसके सामने क्या हुआ कि चूहा आ रहा था, फिर वो लाउड नॉइस पीछे से दे रहे थे, तो उससे जो है वो बच्चे में डिस्कम्फर्ट पैदा हो गया, एक फियर की भावना जो है वो पैदा हो गई। और फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि अब उन्होंने जो उनकी कंडीशनिंग थी, यानी जो उनका हथौड़ा था उसको रिमूव कर दिया, और सिर्फ जो है उसको न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी जो उसका चूहा पहले था, ठीक है, सिर्फ उसी को उसके साथ सामने लाया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बच्चा जो है, अब बच्चे ने क्या देख लिया, अब बच्चे ने भी, जैसे वो डॉग था ना, कि उसने अपने खाने को, यानी जो खाने का स्टिमुलस था उसको बेल के साथ रिप्लेस हो गया, मतलब उसका रिस्पॉन्स जो है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो बच्चा था, अब उसने जो है उसका एक कंडीशनड रिफ्लेक्स हुआ। क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ, उसने जो है अब वो सोच रहा था कि वो जो डर है, यानी जो उसको डर लग रहा था, यानी जो लाउड नॉइस थी, वो उसको किससे लगी, वो उसको जो है उस चूहे की लगी। तो अब क्या हुआ कि वो, अगर वो आवाज भी नहीं दे रहे थे, यानी उन्होंने अब की बार क्या किया, कोई स्टील रॉड पे जो है वो नहीं मारा, लेकिन कोई लाउड नॉइस नहीं निकाली, लेकिन अब बच्चा जो है वो उस चूहे को देखते ही डर गया। तो ये जो है फिर बाद में लास्ट में जो है वो आपका एक रिजल्ट रहा। तो ये अगर आपको इमेज अच्छे से क्लियरली याद होगी, एक डॉग वाली और एक ये, ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली आपको जैसे देखो ना, 3 ही स्टेप दिख रहे हैं, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, बट इसको जो है फिर आपके पूरे पूरे फैक्टर में आगे जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बारी में आप जरूर पढ़ लें, ये मैंने वैसे ही आपको समझा दिया कि उस पे जो है, मतलब फाइनल बोलते हैं कि बिल्कुल जब वो पूरा 12 मंथ का हो गया, लेकिन ज्यादातर किताबों में ऐसा ही है कि वो 11, क्योंकि वो फाइनल जो है उस पे 11 मंथ से ही जो है वो कर रहे थे, तो इसलिए ज्यादातर जहां पे भी टेस्ट में आता तो 11 मंथ ही बच्चे की एज जो है वो बताई गई है, ठीक है। बट इन्होंने जो है वो फिर लास्ट में क्या किया था, जैसे वो पूरे साल का हो गया था, तो उस पे फिर फाइनल टेस्टिंग की थी, जिसमें बच्चा जो है फिर लास्ट में सांता क्लॉज से भी डरता था,
क्योंकि उसके भी जो दाढ़ी होती है वो कॉटन की, मतलब उस तरह की जैसी भी व्हाइट फर वाली चीजें जब भी बच्चे को दिखेगी दिखी थी, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसके, या फिर जैसे सांता क्लॉज का मास्क हो गया कोई, अब उसको खरगोश खरगोश से भी डर लगने लग गया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बच्चे पे जो है फिर वो फियर कंडीशन जो है वो मतलब डेवलप कर दिया। एक इमोशनली स्टेबल बच्चे में जो है उन्होंने एक फियर फैक्टर जो है वो और इस दिन क्या हुआ कि अल्बर्ट वाज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल दिस डे। तो जब उन्होंने मतलब उस पे पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया तो फिर उसके बाद जो है उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फियर जो है वो उसमें आ गया था। लेकिन इतने छोटे बच्चे पे रिस्पॉन्स किया गया था। फाइनल जब बाद में उनकी एक बुक आई थी और बाद में मतलब जैसे आया था न्यूज़पेपर में भी, तो फिर उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया था कि ये जो फियर वाला कॉन्सेप्ट होता है ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो फिर जिसकी वजह से इनका जो क्रिटिसिज्म है उसको भी मतलब अगेन इनकी फिर इनकी थ्योरी का कुछ भी एट द एंड नहीं हुआ था। बस ये है कि क्वेश्चन आ ही जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे देखो ये आपको अभी बता दिया मैंने कि जिस तरह के भी सील स्किन कोट या सांता क्लॉज मास्क है, कुछ भी ऐसा जो व्हाइट कॉटन से बना होता था या कुछ भी है, तो उससे क्या हो गया कि बच्चा जो है फिर मतलब उसको ऐसे मास्क भी हेयर के साथ विदाउट हेयर भी, तो वैसे जो है वो उनसे डरने लग गया था लास्ट में, ठीक है। लेकिन हर व्हाइट चीज से नहीं, ये भी मैं बता दूं कि कलर से नहीं, सिर्फ उन्होंने जो है वो जो मतलब फर ज्यादातर याद रखें कि जैसे जो फर वाली थी, कॉटन फर वाली चीजें होती हैं, उनसे जो है फिर वो डरता था। मतलब वो ही पूरा डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स उसका रहता था। तो ये थे आपके कोर क्लासिकल कंडीशनिंग घटक जो मैंने आपको बताए। अब यहाँ से आपने ये जो है पढ़ लेने हैं। मतलब आज का ये लास्ट ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज का क्लास 5 मिनट ही लगेंगे इसको, तो काइंडली क्लास मत छोड़े, अब इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रल स्टिमुलस, तो जो व्हाइट लेबोरेटरी रैट था वाज इनिशियली न्यूट्रल फॉर एल्बर्ट। आपसे क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे जो भी बनेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान रखना कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था उसके लिए, व्हाइट लेबोरेटरी रैट वो जो है बिल्कुल न्यूट्रल था एल्बर्ट के लिए। उसको देख के पहले वो कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं करता था, ठीक है। ही शोड इंटरेस्ट इन इट एंड इवन रीच्ड आउट टू टच इट विद नो साइंस ऑफ फियर। और पहले जब उसको व्हाइट जो माउस है वो दिया, तो उस टाइम पे उसने उसको बिल्कुल भी कोई भी डर का साइन नहीं दिखाया। इवन वो उसके साथ खेलने के लिए, उसको टच करने के लिए जो है उसने इंटरेस्ट शो किया। तो ये था उस न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल टर्म खुद ही बता रही है कि बिल्कुल न्यूट्रल था, कोई रिस्पॉन्स उसके लिए नहीं था। नेक्स्ट में क्या आ गया आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, द लाउड नॉइस। ये आपने जो है वो याद रखनी है क्योंकि यही जो है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल में आ गया व्हाइट रैट, ओके। अनकंडीशन स्टिमुलस में क्या यूज किया गया, लाउड नॉइस। कैसे प्रोड्यूस की थी, स्टील बार को जो है वो हैमर के साथ जो है मार के, ठीक है। तो स्टील की छड़ पर प्रहार करने से उत्पन्न होने वाली जो तेज आवाज थी वो एक स्वाभाविक रूप से कैसी थी, एक फियरफुल स्टिमुलस था, ठीक है। फ्राइटनिंग थी, डर पैदा करने वाली थी, जिसके लिए फिर किसी पूर्व शिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। यानी एक तो होता है ना कि पहले बजाना फिर उसको देना, लेकिन I'm not audible. मैम आवाज नहीं आ रही है। कंडीशनड रिस्पॉन्स, तो जो अल्बर्ट था उसका जो नेचुरल फियर मैम रिएक्शन, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। फिर से चली गई। यार ये पता नहीं क्यों दिक्कत आती है, रोज ही हो रहा है ये तो। पीछे वाला समझ आ गया आपको, अनकंडीशन स्टिमुलस। यस मैम। तो फिर आवाज कहाँ मैम नहीं। वहीं पे गई थी लास्ट में। इस पे बस यही था जो आपको बता दिया है कि जो उनकी मतलब जो उन्होंने
लाउड नॉइस क्रिएट की, ठीक है, वो बच्चे में ऑटोमेटिकली जो है वो डर पैदा करने वाली थी। तो यही था कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या रहेगा, लाउड नॉइस जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस रहेगी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कैसे उन्होंने प्रोड्यूस, क्योंकि कई बार स्टेटमेंटल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्टील की जो है वो छड़ थी जिसके ऊपर उन्होंने ऐसे हथौड़े से मारा था, ठीक है। नेक्स्ट है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे अल्बर्ट का जो नेचुरल फियर रिएक्शन था टू द लाउड नॉइस, अब जो मतलब एकदम से उसको जैसे लाउड नॉइस सुनाई दी और उसके बाद जो है उसने रोना शुरू किया, तो ये जो क्राइंग और डिस्ट्रेस था, यानी उसको जो परेशान मतलब वो दिख रहा था और जो उसका रोना था, ठीक है, ये जो है आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। ठीक है, तीन चीजें आपने सीख ली, नेचुरल सॉरी न्यूट्रल, न्यूट्रल था व्हाइट माउस, फिर अनकंडीशन स्टिमुलस था आपका स्टील बार पे जो लाउड नॉइस क्रिएट की गई वो, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, बच्चे का रोना और डिस्ट्रेस शो करना कि उसको जैसे परेशानी जो डिस्ट्रेस डिस्कम्फर्ट उसको हो रहा था, दैट वाज द नेचुरल फियर रिएक्शन। ठीक है, कि ऑब्वियसली अगर वो डरेगा तो ऑब्वियसली उसने रोना ही था, और ये एक तरह का क्या था, अनलर्नड और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था, तो इसीलिए इसको फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो कहा गया। नेक्स्ट है, लेकिन अब कंडीशनड प्रोसेस उन्होंने यूज की। कंडीशनड प्रोसेस में अब उन्होंने क्या किया, बाय रिपीटेडली पेयरिंग द रैट, जो कि आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था, विद द फ्राइटनिंग नॉइस, यानी आपका अनकंडीशन स्टिमुलस, वॉटसन क्रिएटेड एन एसोसिएशन बिटवीन दीज स्टिमुलाई इन अल्बर्ट्स माइंड। अब इन्होंने देखो जैसे शुरू में ही कहा था कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एसोसिएशन है, ठीक है, वो जो है आपकी मेन मतलब टॉपिक था। ठीक है, इन्होंने कहा कि उससे जो है आपका बिहेवियर मतलब लर्निंग बिहेवियर, वो लर्निंग प्रोसेस ही वही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फिर बार बार जो है जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने जो रैट का नेचुरल मतलब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको जो फ्राइटनिंग नॉइस थी यानी लाउड नॉइस थी जो कि आपका अनकंडीशन स्टिमुलस थी, उसके साथ पेयर अप किया और एक जो है एसोसिएशन क्रिएट कर दिया, यानी एक जो है आपका पूरा जुड़ाव बना दिया, किसके माइंड में, अल्बर्ट के माइंड में। अब उससे क्या हुआ कि बच्चा जो है एट लास्ट जो उनकी रिस्पॉन्स मतलब अब जो है सिर्फ चूहे को देख के भी वो जो है डर जा रहा था। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या हुआ कि जब उन्होंने कंडीशनिंग कर दी, आफ्टर कंडीशनिंग द प्रीवियसली न्यूट्रल रैट बिकेम अ कंडीशनड स्टिमुलस। लेकिन जैसे बार बार उन्होंने रिपीट किया और एक कॉन्सेप्ट उसके माइंड में बिठा दिया, तो अब क्या हो गया, अब इन्होंने बोला था ना, जैसे हम देखो वही जोड़ रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि एक स्टिमुलाई के जगह पे जब दूसरा स्टिमुलाई, यानी एक कंडीशन के ऊपर जब दूसरी कंडीशन स्टिमुलस जो है वो आपका जगह ले लेता है, ठीक है, तो वो भी जो है वो बिहेवियर को सीखने में मदद करता है। तो इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे भी क्या किया कि जो प्रीवियसली न्यूट्रल रैट था, स्टिमुलस था, उसको क्या बना दिया, एक कंडीशनड स्टिमुलस बना दिया, ताकि मतलब अब क्या हो गया कि वो जो रैट था वही जो है वो कैपेबल हो गया ऑफ एलिसिटिंग फियर ऑन इट्स ओन। अब जो है बच्चा जो है उस रैट से ही डरने लग गया। ठीक है, तो ये था कंडीशनड स्टिमुलस एंड लास्ट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि कंडीशनड स्टिमुलस के लिए कंडीशनड रिस्पॉन्स ही रहता है। तो अल्बर्ट्स लर्नड फियर, और एट लास्ट क्या हुआ कि जो अल्बर्ट है वो डर मतलब उसमें जो है वो चूहे के प्रति जो डर था वो उसके बीच में जो है वो पैदा हो गया। ठीक है, मतलब उसने जो है अगेन बोलते ना कि लर्निंग हो गई उसकी। ठीक है, और एंड बिकमिंग अपसेट एंड शोइंग अवॉइडेंस वाज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि जैसे ही चूहा आता था, ठीक है, तो वो अपसेट हो जाता था बच्चा और जो है अवॉइड करना उसको सीख गया, यानी उससे दूर भागना जो है, उससे बचने की कोशिश करना जो है, ये फिर उसका लास्ट में जाके कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया।
तो ये था लिटिल अल्बर्ट के ऊपर का एक्सपेरिमेंट, जिसको जो है परफॉर्म किया वॉटसन और उनके स्टूडेंट राइनर ने। और फिर जो है इसका एक्सपेरिमेंट मतलब उन्होंने पूरा फियर के ऊपर किया, ठीक है। तो इससे लास्ट में जो है बच्चा डरने लग गया, और फिर बाद में जो है इन्होंने जैसे उससे फिर उसके, लेकिन अब लास्ट में जैसे मैं कह रही हूँ कि वॉटसन के एक्सपेरिमेंट के हैड मैनी फेलिंग्स बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड। आज के टाइम में वैसा मेन सारा परफॉर्म करना जो है वो अपने आप में ही मतलब, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपने उसमें कंडीशन तो डाल दी, बट अब आप डी कंडीशन कैसे करोगे? अब आप उसको उस चीज से कि वो डरे ना, ये कैसे सिखाओगे? ठीक है। तो इस तरह से फिर इनके जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बहुत सारे फेलिंग भी थे, और जो आज के टाइम में जो लॉज हैं, रेगुलेशन है, उसकी वजह से अब कोई भी ऐसा रिस्क ले भी नहीं सकता। तो इस तरह से फिर इनके जो थ्योरी है वो बहुत ही यानी थ्योरी तो नहीं दी इन्होंने, पर इनका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो ये जो है आपका बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। तो ये था आज की क्लास का, ठीक है। अब इसके आगे आपको एमसीक्यूज हैं, तो वो जो है आप लोग खुद से कर सकते हो, क्योंकि 4-5 ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपने पूरी स्लाइड में पढ़े। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर ठीक है, काफी है आज के लिए। चलो जी, ठीक है फिर, थैंक यू। Thank you, ma'am. ओके।